आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी है नाज़ीवाद की, हिटलर के पावर में आने की और उस तबाही की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर कैसे और क्यों हुआ। जर्मनी हार चुका था, देश बर्बाद था और इसी अंधकार में एक ऐसा नेता उभरा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, एडोल्फ हिटलर। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे भयानक दौर की जिसने इंसानियत को सचमुच हिला कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 1945 में 11 साल के एक जर्मन लड़के हेलमुट से। एक रात उसने अपने माता पिता को धीरे धीरे बात करते हुए सुना। उसके पिता, जो एक जाने माने डॉक्टर और नाजी थे, अपनी पत्नी से कह रहे थे, क्या मुझे अकेले मर जाना चाहिए या पूरे परिवार के साथ। उन्हें डर था कि अब जो एलाइड फोर्सेस हैं वो उनके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करेंगी जैसा उन्होंने यहूदियों के साथ किया था। जरा सोचिए, एक बच्चा अपने ही माँ बाप को ऐसी बातें करते हुए सुन रहा है। ये उस वक्त जर्मनी में फैले डर और नाउमीदी का एक जीता जागता सबूत था। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के हालात से, फिर देखेंगे कि हिटलर कैसे पावर में आया, नाजी सोच क्या थी, इसका समाज पर क्या असर पड़ा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ और आखिर में हम इसके नतीजों और इससे मिलने वाले सबक पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। हम चलते हैं उस दौर में जब पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और एक ताकतवर जर्मन एम्पायर हारकर पूरी तरह बिखर चुका था। तो देखिए, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो दुनिया 2 टीमों में बंट गई थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी द एलाइज, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। दूसरी तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां यानी द सेंट्रल पावर्स, जिसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर लीड कर रहे थे। कई सालों तक ये भयानक लड़ाई चली, लेकिन 1917 में अमेरिका की एंट्री एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई और आखिर में सेंट्रल पावर्स की हार हुई। जंग हारने के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साई थोपी गई और ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक तरह से पूरे देश का अपमान था। जर्मनी से उसकी सारी विदेशी कॉलोनियां छीन ली गईं। उसका सबसे अमीर कोयले से भरा इलाका राइनलैंड एलाइड फोर्सेस के कंट्रोल में चला गया। उसकी सेना को इतना छोटा कर दिया गया कि वो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती थी। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि जंग शुरू करने का सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया गया। इसी एक शर्त ने जर्मन लोगों के दिल में एक बदले की आग जला दी। इसी वॉर गिल्ट की वजह से जर्मनी को करीब 6 अरब यूरो का भारी भरकम जुर्माना भरने को कहा गया। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उस समय के बर्बाद जर्मनी के लिए इसे चुकाना नामुमकिन था और यहीं से उसके आर्थिक पतन की कहानी शुरू हुई। अब ये जुर्माना चुकाने के लिए जर्मन सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। इसका नतीजा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब चीजों के दाम आसमान छूने लगे। जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को ठेले में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। सोचिए, आपके पैसे की कोई कीमत ही नहीं बची थी। ये चार्ट दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से खराब हुए। अप्रैल 1923 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत थी 24,000 मार्क। सिर्फ 3 महीने बाद जुलाई में ये 3.5 लाख मार्क से भी ज्यादा हो गई और साल खत्म होते होते $1 की कीमत लगभग 10 करोड़ मार्क तक पहुंच गई थी। देश की पूरी इकोनॉमी सचमुच कागज के टुकड़ों में सिमट कर रह गई थी। इसी उथल-पुथल और बर्बादी के बीच जर्मनी में एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, जिसे हम वाइमार रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लोकतंत्र था जो हार की कोख से पैदा हुआ था। ज्यादातर जर्मन लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बाहर से थोपा गया है और वर्साई की संधि के अपमान के लिए यही सरकार जिम्मेदार है। और अब हम आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, हिटलर का उदय। ये कहानी है कि कैसे एक मामूली सैनिक और एक फेल आर्टिस्ट जर्मनी का सबसे ताकतवर और क्रूर तानाशाह बन गया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मन आर्मी की तरफ से लड़ा। जंग के बाद 1919 में उसने एक बहुत छोटी सी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। 1923 में उसने पावर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया और उसे जेल भी हुई। लेकिन देखिए, 1932 आते आते उसकी नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 30 जनवरी 1933 को उसे जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। ये चार्ट हिटलर के उदय की तेज रफ्तार को साफ साफ दिखाता है।
1928 के इलेक्शन में नाजी पार्टी को 3% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन ने सब कुछ बदल दिया। जब देश में बेरोजगारी और निराशा अपने चरम पर थी, तो लोगों को हिटलर के भड़काऊ भाषणों में एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। और सिर्फ 4 साल बाद 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी को 37% वोट मिले और वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक संकट एक तानाशाह के लिए जमीन तैयार कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, इट मोटिवेट्स अस। चांसलर बनते ही हिटलर ने अपना असली खेल शुरू कर दिया और डेमोक्रेसी को खत्म करने में जुट गया। फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में एक रहस्यमयी आग लगी। हिटलर ने इसका पूरा फायदा उठाया और फायर डिक्री नाम का एक ऑर्डर जारी कर दिया। रातों रात लोगों के बोलने, लिखने और इकट्ठा होने जैसे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इसके ठीक बाद उसने एनेबलिंग एक्ट पास करवाया। ये एक ऐसा कानून था जिसने सारी पावर पार्लियामेंट से छीनकर हिटलर के हाथों में दे दी। बस कुछ ही हफ्तों के अंदर जर्मनी में लोकतंत्र का अंत हो चुका था। तो अब सवाल ये है कि नाजी शासन के पीछे की सोच क्या थी? हिटलर और उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई? चलिए समझते हैं। नाजी आइडियोलॉजी का पूरा बेस नस्ल यानी रेस पर टिका था। उनका मानना था कि सब इंसान बराबर नहीं होते। एक नस्लीय पिरामिड है। सबसे ऊपर हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यन, रेस यानी नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले लोग, जिन्हें वो मास्टर रेस मानते थे। और इस पिरामिड में सबसे नीचे थे यहूदी, जिन्हें वो एक खतरनाक और घटिया नस्ल मानते थे। इसके साथ ही वो लेबन्सराम यानी लिविंग स्पेस के कॉन्सेप्ट में यकीन करते थे। मतलब जर्मन लोगों को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरे देशों पर कब्जा ही क्यों न करना पड़े। अपनी इस नफरत भरी सोच को सही ठहराने के लिए हिटलर ने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे साइंटिस्ट्स के आइडियाज को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया। इन विचारकों ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी कि प्रकृति में वही जीव बचते हैं जो सबसे फिट होते हैं। हिटलर ने इसी आइडिया को इंसानों पर लागू कर दिया। उसका तर्क था, आर्यन रेस सबसे फिट है, इसलिए सिर्फ उसी को जीने और राज करने का हक है, और जो नस्लें कमजोर हैं जैसे कि यहूदी, उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। यह साइंस का सबसे खतरनाक मिसयूज था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन खतरनाक विचारधाराओं का जर्मनी के आम लोगों की जिंदगी पर, खासकर युवाओं, महिलाओं और माइनॉरिटीज पर क्या असर पड़ा। यहूदियों पर जो जुल्म हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत 3 स्टेज में किया गया। पहला स्टेज था बहिष्कार, जिसमें उन्हें नौकरियों से निकाला गया, उनके बिजनेस का बाइकआउट हुआ और उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। दूसरा स्टेज था घेटोकरण, जिसमें उन्हें उनके घरों से निकालकर घेटो नाम की तंग बस्तियों में कैद कर दिया गया। और आखिरी और सबसे भयानक स्टेज था विनाश, जिसे फाइनल सॉल्यूशन का नाम दिया गया, जिसमें लाखों यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और गैस चेंबर्स में भेजकर बेरहमी से मार दिया गया। नाजी शासन जानता था कि अगर अपनी सोच को जिंदा रखना है तो बच्चों के दिमाग पर कब्जा करना होगा। इसलिए उन्होंने स्कूलों की किताबें बदल दी ताकि बच्चे हिटलर को भगवान समझें और यहूदियों से नफरत करें। 10 साल की उम्र में लड़कों के लिए युंग वोक और 14 साल की उम्र में हिटलर यूथ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना जरूरी था, जहां उन्हें कट्टर नाजी बनाया जाता था और जंग के लिए तैयार किया जाता था। हिटलर की दूसरे देशों पर कब्जा करने की भूख और लेबन्सराम की विचारधारा ही आखिर में दूसरे विश्व युद्ध की वजह बनी। तो अब 5वें हिस्से में हम उसी महाविनाश की कहानी पर आते हैं। पावर में आते ही हिटलर ने एक एक करके वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 1936 में उसने राइनलैंड में अपनी सेना भेज दी। दुनिया चुपचाप देखती रही। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। दुनिया तब भी चुप रही। और आखिर में 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस बार दुनिया चुप नहीं रह सकी और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज गया। 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल की और यहीं से उसकी हार की कहानी शुरू हो गई। ये भयानक जंग 6 साल तक चली और 1945 में खत्म हुई। जब सोवियत सेना बर्लिन में घुस रही थी तो अपनी हार को सामने देखकर हिटलर ने एक बंकर में खुद को गोली मार ली। यूरोप में नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और दूसरी तरफ अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिसके बाद जापान ने भी घुटने टेक दिए और इस महायुद्ध का अंत हुआ। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे जो तबाही और सवाल छोड़ गई वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो चलिए इस आखिरी छठे भाग में हम नाजीवाद के नतीजों और इससे मिलने वाले सबक पर एक नज़र डालते हैं।
जंग के बाद दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल था। इन भयानक गुनाहों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? इसका जवाब मिला जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में, जहां एक इंटरनेशनल मिलिट्री कोर्ट बनाई गई। इतिहास में यह पहली बार था जब मानवता के खिलाफ अपराध या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए किसी देश के लीडर्स पर मुकदमा चलाया गया। मकसद बदला लेना नहीं था, बल्कि न्याय करना था। हालांकि लाखों लोगों की मौत के लिए सिर्फ 11 बड़े नाजी नेताओं को ही मौत की सजा दी गई। चलिए एग्जाम के लिए कुछ जरूरी शब्दों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वाइमर रिपब्लिक, ट्रीटी ऑफ वर्साई, हाइपर इन्फ्लेशन, इनेबलिंग एक्ट, गेस्टापो जो कि सीक्रेट पुलिस थी, होलोकॉस्ट यानी यहूदियों का नरसंहार, और लेबेन्सराम यानी ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की नीति। ये शब्द इस चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान और एक करिश्माई नेता का जहरीला प्रोपेगेंडा मिलकर एक पूरे देश को तबाही के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, आपके अनुसार हिटलर के पावर में आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वर्साई की अपमानजनक संधि, आर्थिक मंदी या फिर कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।